नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में विस्तार से खबरों पर बात करेंगे और मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी नेगी भी मौजूद है। चलिए बिल्कुल जया, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें तो योगी सरकार 2.0 में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले 5 महीने की अगर बात की जाए तो 868 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। आपको बता दें कि 62 माफिया गिरोह की 1832 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त हुई है और पुलिस ने अब तक माफिया गैंग के 900 सक्रिय सदस्यों पर शिकंजा कसा है। माफिया गिरोह के 289 सक्रिय सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 317 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं। तो योगी सरकार 2.0 में अपराधियों पर एक्शन लगातार जारी है। पिछले 5 महीने की बात की जाए तो करोड़ों से ज्यादा की संपत्ति जो है उसे जब्त कर लिया है। एक्शन पर अब दिखाई दे रहा है प्रशासन और पिछले 5 महीने में 878 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है और इसी के साथ साथ 317 से अधिक जो शस्त्र लाइसेंस हैं उन्हें निरस्त कराए गए हैं और माफिया गिरोह के 289 सक्रिय सदस्यों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। अब तक पुलिस ने माफिया गैंग के 900 सक्रिय सदस्यों पर शिकंजा कसा है। 62 माफिया गिरोह की 1832 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 5 महीने में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तो योगी सरकार 2.0 में लगातार एक्शन में है प्रशासन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं और देखिए लगातार ये लक्ष्य था कि जो भी माफिया है, जो भी अवैध तरीके से अपनी संपत्ति अर्जित कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का बहुत साफ मैसेज था और उसी कड़ी में 868 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है कुछ ही महीनों में। निश्चित तौर पर जया, ये पिछले 5 सालों का हिसाब किताब और अब की 5 महीनों का हिसाब किताब, इसकी तुलना है। यानी पिछले 5 साल में तो देखें हम 1000 करोड़ के आसपास 1800 करोड़ के आसपास संपत्तियां जब्त की गई थी, जबकि अब की बार यानी इन योगी 2.0 में 5 महीने में ही 868 करोड़ यानी पिछले 5 साल में जो हुआ उससे लगभग इस सरकार में दूसरे कार्यकाल में 5 महीने में ही उतना लगभग होने वाला है। तो आगे क्या तस्वीर होगी ये साफ समझा जा सकता है, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, सुशासन पर काम कर रही है और सुरक्षा पर काम कर रही है। इसमें गैंगस्टर, माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन, जितने बड़े नाम हैं, जितने बड़े माफिया हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 स्तर पर सूची बन रही है। माफिया की सूची एक शासन स्तर पर बनती है, दूसरी पुलिस के लेवल पर बनती है। यानी पुलिस मुख्यालय एक सूची तैयार करता है, टॉप 10 कौन है, टॉप 20 कौन है, टॉप 50 कौन है, और एक सूची बनती है शासन स्तर पर। दोनों सूची मिलाकर अब तक 68 माफिया, यानी उसमें मुख्तार अंसारी भी हैं, अतीक अहमद भी हैं, जितने बड़े नाम हैं माफिया के, बदमाशों के, वो सब उसमें शामिल हैं। संजीव जीवा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राठी गैंग हो, सब शामिल हैं और सबकी संपत्तियां लगातार जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो भू माफिया हैं, यानी माफिया को अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। एक भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, और जो अपराध से कमाई करते हैं यानी जो क्रिमिनल है, आपराधिक माफिया, वो अलग है, जिसमें गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का नाम आता है, अतीक अहमद का नाम आता है। इस तरह के तमाम नाम जो अपराधी हैं, हार्डकोर क्रिमिनल जिनको कहा जाता है, वो हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, यहाँ तक कि अपना बुलडोजर जो योगी सरकार का है वो दिल्ली तक चला है। बहुत सारे माफिया ने अपनी संपत्ति दिल्ली में बना रखी है, जो अन्य प्रदेश हैं वहाँ पर बना रखी है, मध्य प्रदेश में बना रखी है, गुजरात तक में संपत्तियाँ बना रखी हैं। तो जहाँ जहाँ संपत्तियाँ हैं वहाँ चिन्हित करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि सरकार का बुलडोजर दिल्ली पहुँच गया था, बड़े जो माफिया थे, जो इनलिस्टेड हैं, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी। अब उनके जो शस्त्र हैं, परिवार के लोग हैं जिनके नाम से बहुत सारी बेनामी संपत्तियां ले रखी हैं, उनको चिन्हित करके बड़ी कार्रवाई का एक प्लान वर्कआउट किया गया है, चॉकआउट किया गया है। इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है, यानी लोकल पुलिस के साथ ईडी जैसी संस्था, सीबीआई जैसी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। पूरा चूंकि अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़ने के लिए पुलिस काफी नहीं होती। बिल्कुल विवेक, लेकिन देखिए तमाम जो कनेक्शन है जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं, और देखिए उसी के नतीजे के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं कि बहुत जल्द ये बड़ी सफलता मिली है सरकार को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब बात करेंगे अब्बास अंसारी की। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट आज विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला सुनाएगी। महानगर कोतवाली में अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के केस में अब्बास अंसारी फरार चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पकड़कर पेश करने का आदेश भी दिया है, लेकिन अब तक जो अब्बास अंसारी है वो फरार है। लगातार जो पुलिस की टीमें हैं दबिश दे रही है, जगह जगह ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अब्बास अंसारी का कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि आज जमानत अर्जी पर फैसला आना है और 10 अगस्त तक अब्बास अंसारी को पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या जमानत मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, और क्या 10 अगस्त को अब्बास अंसारी पेश होंगे कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि देखिए, लगातार जो यूपी पुलिस है दबिश दे रही है जगह जगह, और इसके लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। और विवेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, अब्बास अंसारी को लेकर लगातार देखिए एक बार फिर से कि 10 तारीख को अब पेश करना होगा, लेकिन उससे पहले आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन जो तंत्र जब से लगाए गए हैं, तमाम तंत्रों को एक्टिव कर दिया गया है, उसके बाद क्या कोई जानकारी है अब्बास अंसारी को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस डाल तो अब्बास अंसारी पात ये इस कहावत पे चल रहा है। यानी पुलिस जहां जाती है उसके जितने ठिकाने चिन्हित किए गए हैं सब जगह से वो गायब है। इस समय कहाँ है? उसने अपने मोबाइल फ़ोन, पिछली बार भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि मोबाइल फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर रखे हैं, और जो अदर हैं उसके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके भी मोबाइल फ़ोन बंद हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, चूँकि पिछली बार एमपी एमएलए कोर्ट की जो निचली अदालत है उसने एक आदेश जारी किया था कि 27 जुलाई तक पेश किया जाए अब्बास अंसारी को। बहुत कोशिश की पुलिस ने, दिल्ली तक छापे मारे, जो पूर्वांचल के कई जनपद हैं, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, इस तरह जहां पर अब्बास अंसारी का प्रभाव है, उसके पिता मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, वहां पर भी छापे मारे। बांदा भी एक टीम गई थी, चूंकि ये कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी जिस जेल में होते हैं, जिस जनपद की जेल में होते हैं, उसके आसपास उनके जो करीबी लोग हैं उस जेल के आसपास किराए के मकानों में रहते हैं और वहीं उनका ख्याल रखते हैं। बांदा में भी यही स्थिति हो रही है। अब्बास अंसारी की तलाश में वहाँ भी पुलिस टीम गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मुख्तार अंसारी के लिए जो लोग रह रहे हैं, जो उनके करीबी वहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए रह रहे हैं, उनके पास अब्बास अंसारी छुपा हो, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिला। मुंबई, महाराष्ट्र में होने की बात कही जा रही है, वहाँ भी टीमें दबिश देने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। जब 27 जुलाई तक उसका कोई पता नहीं लगा तो पुलिस कर्मियों ने वहाँ पर गए, महानगर कोतवाली के और एमपी एमएलए कोर्ट की जो निचली अदालत है वहाँ उनसे थोड़ा सा और वक्त मांगा। 10 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है। अब इसी बीच अब्बास अंसारी ने जो एमपी एमएलए कोर्ट की जो बड़ी अदालत है, ये मुख्य अदालत है, वहां पर एक अर्जी दी और कहा कि जमानत चाहिए और ये मामला झूठा है, इसमें अपने तथ्य पेश करने हैं। हालांकि उस पर सुरक्षित रख लिया था फैसला कल कोर्ट ने, और आज फैसला सामने आना है। दोनों ही सूरतों में अगर फैसला आ जाता है अब्बास के खिलाफ तो पुलिस की दबिश की कार्रवाई और तेज हो जाएगी। एक तरह से पुलिस को बल मिलेगा। उसके बाद तमाम और ठिकानों पर दबिश दी जाएगी और अधिक अधिकार से दी जाएगी और अधिक जोरदारी से दी जाएगी। लेकिन अगर अब्बास को जमानत मिल भी जाती है तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट में। पुलिस की कोशिश ये रहेगी, देखिए बार बार चूहा बिल्ली का खेल इसमें भी चलेगा। पुलिस की कोशिश ये रहेगी, चूंकि एक बार असफलता हाथ लग चुकी है, कोशिश कर चुके हैं, वो नहीं पकड़ा गया, तो अब की बार कोशिश ये होगी कि सरेंडर करने से पहले ही उसको गिरफ्तार करके जेल में पेश किया जाए। बिल्कुल कोशिश तो रहेगी प्रशासन की, लेकिन कितनी कामयाबी इस कोशिश में मिल पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें। माफिया ब्रजेश सिंह से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश की जमानत अर्जी को मंजूर भी किया और हाई कोर्ट ने ब्रजेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। बहुत जल्द उसकी रिहाई हो जाएगी, शर्तों के साथ ये जमानत मिली है। आपको बता दें कि मुख्तार के काफिले पर हमला करने का ये पूरा मामला है, जिस मामले में जमानत हो चुकी है। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था। इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्तार ने इस मामले में ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह पर मुकदमा दर्ज करवाया था और देखिए इस मामले में लंबा ये पूरा प्रोसेस चला और अब जमानत मिल चुकी है। लेकिन कह सकते हैं आपकी बड़ी राहत है, बहुत जल्द रिहाई होगी। जो शर्तें हैं वो शर्तें बहुत आम है और उन्हीं शर्तों के हिसाब से, यानी कि गवाहों को आप
दबाव में नहीं ले सकते। जो आम शर्तें होती हैं किसी भी जमानती को मिलती हैं, वही तमाम शर्तें इस पर लगाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर तो यही है कि ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिल चुकी है। जिस मामले को लेकर एक लंबा मुकदमा चला, विरोध किया गया, लेकिन ब्रजेश सिंह को राहत मिल चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि वादी पक्ष की तरफ से क्या इससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, यह भी देखना होगा। हालांकि सरकार भी क्या अपना पक्ष रखती है, क्योंकि सरकार भी इसमें एक पक्ष थी। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या आगे इसको चुनौती दी जाती है। ये तमाम जो चीजें रहेंगी वो बहुत अहम रहने वाली है। और चलिए अब बात करेंगे उस खबर की जिसने समाजवादी पार्टी खेमे में तूफान ला दिया है, क्योंकि सीएम योगी और राम गोपाल यादव के बीच 2 दिन पहले 22 मिनट की मुलाकात थी, जिसे लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है और मुश्किल में अखिलेश यादव अब दिखाई दे रहे हैं। एक ही व्यक्ति, 2 ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है उसमें, क्यों नहीं? अगर पिछड़ों की बात हो रही थी तो क्यों नहीं बाकी लोगों का नाम भी हुआ? तो भाई खाली राम गोपाल के समझिए तो नहीं है उत्पीड़न के शिकार। मुझे लगता है कि राम गोपाल जी की कोई मुलाकात आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए। सरकार के संवैधानिक पदों में बैठे लोगों से विपक्ष के नेता अपनी बात रखते रहते हैं। मुस्लिम घेराबंदी पर चढ़ाई, शिवपाल ने अखिलेश की कमजोर नस दबाई। राम गोपाल यादव की मुलाकात पर सवाल, समाजवादी खेमे में बवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम गोपाल यादव की 22 मिनट की मुलाकात ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस मुलाकात को समाजवादी पार्टी शिष्टाचार भेंट बता रही, उस पर शिवपाल यादव ने ऐसा मोर्चा खोला कि सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के साथ मुलाकात के बाद राम गोपाल यादव की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिजनों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई थी। अब इस चिट्ठी को ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने निशाना साधा, जिसमें लिखा था, न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है? आखिर क्यों ये लड़ाई आजम खान, नाहिद हसन, शहजील इस्लाम और दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं लड़ी गई? अब शिवपाल यादव के इसी ट्वीट के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे तीखा हमला ओम प्रकाश राजभर ने किया। आदरणीय चाचा जी ने, शिवपाल जी ने काफ़ी सारी चीज़ें, बातें बोल दी हैं और काफ़ी सारी व्याख्या कर दी है, उनका पत्र उजागर कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी है। और देश की जनता बहुत स्मार्ट है कि एक ही व्यक्ति, 2 ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है उसमें, क्यों नहीं? अगर पिछड़ों की बात हो रही थी तो क्यों नहीं बाकी लोगों का नाम भी हुआ? और भी बहुत सारे ऐसे यादव समुदाय के भी लोग हैं जिन्हें इनोसेंटली फंसाया जा रहा है। तो चिट्ठी जो माननीय राम गोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय राम गोपाल जी जा रहे हैं। और सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली राम गोपाल के समझिए तो नहीं है उत्पीड़न के शिकार। वहीं चौतरफा हमले होने के बाद समाजवादी पार्टी ने सफाई भी दी। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न छुपा सकता है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरोध कर सकते हैं। तो जब कोई अन्याय अत्याचार चल रहा होता है, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी तय करती है कि आज हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि राम गोपाल जी की कोई मुलाकात आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए। सरकार के संवैधानिक पदों में बैठे लोगों से विपक्ष के नेता अपनी बात रखते रहते हैं। पूरे प्रदेश भर में उत्पीड़न हो रहा है। सपा के कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश में सरकार जो है जुल्म अन्याय करने का काम कर रही है। और हम लोग लगातार हर स्तर के ऊपर सरकार का सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। दरअसल राम गोपाल यादव की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि मुस्लिमों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उसको लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन जब राम गोपाल यादव की चिट्ठी सामने आई तो सारी बात सामने आ गई।
और शिवपाल यादव ने उसे लेकर ही समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिवपाल ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हो, क्योंकि जब से शिवपाल यादव ने सपा से किनारा किया है वो समय समय पर निशाना साधते रहे हैं। पर इस बार शिवपाल ने अखिलेश की कमजोर नस को दबा दिया है, क्योंकि जो मुलाकात रामगोपाल यादव ने रामेश्वर यादव और उनके परिवार को लेकर की, वो मुलाकात आजम खान, नाहिद हसन और शहजील इस्लाम को लेकर क्यों नहीं। मतलब शिवपाल ने मुस्लिम नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते ठीक हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रामगोपाल यादव की सीएम से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की नाराजगी की बातें सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि अखिलेश की इस पर अब प्रतिक्रिया क्या आती है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर रोक। याचिका पर मथुरा की सिविल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई गई है रोक और हाई कोर्ट ने सुनवाई पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। जिला जज के आदेश से मथुरा के सिविल जज की कोर्ट में होनी थी सुनवाई और हाई कोर्ट ने सिर्फ वाद संख्या 176/2020 की सुनवाई पर रोक लगाई है। और देखिए जिसमें सिर्फ एक जो वाद है 17/2020 उस पर रोक लगाई गई है 8 हफ्ते के लिए। ये बड़ी खबर, अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।